महज कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म RRR ने एक अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है। क्या यह वाकई बहुत बड़ी बात नहीं है मगर इतनी भी नहीं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2016 में रिलीज हुई दंगल 2000 करोड़ के पार का बिजनेस कर चुकी है। और तो और राजामौली की बाहुबली 2 द कंक्लूजन 1800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। क्या RRR भी राजामौली की फिल्म है? ओ, तो अब आते हैं असल मुद्दे पर कि RRR राजामौली की फिल्म है या वी श्रीनिवास मोहन की। आइए जानते हैं। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं निर्णय करके बता दूं कि RRR किसकी फिल्म है, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही फिल्म RRR में SS राजामौली और वी श्रीनिवास मोहन का क्या योगदान है। बात शुरू करते हैं SS राजामौली से। तो ऐसा क्या है कि 2 दशक पहले अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले राजामौली की फिल्मों में आप खुद को सीटी बजाने से नहीं रोक पाते? कौन सी बात उन्हें अपने दौर के बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर से अलग करती है? राजामौली की फिल्मों में एक खासियत है जिसे लोग अक्सर समझने की भूल कर देते हैं कि वो अपने फिल्मों में रियलिज्म, यथार्थवाद के जड़ में न जाकर कहानी को रोजमर्रा की भावनाओं, प्रेम, क्रोध, बदला, न्याय की जमीन पर बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ लोक कथाओं में होता है। तो राजामौली को सिर्फ एक अच्छे निर्देशक के रूप में ही नहीं, एक अच्छे लोक कथाकार के रूप में भी देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है जो गांव वालों को अक्सर परेशान करता रहता है। अमूमन फिल्मों में उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए नायक आएगा और 1-2 घूंसा मारेगा या थोड़ी बहुत मारपीट भी। लेकिन राजामौली की फिल्मों में नायक आएगा और उस व्यक्ति को इतना जोर का मुक्का मारेगा कि वो व्यक्ति उड़कर कहीं दूर जंगल में जाकर गिरेगा और पीछे गांव वाले उसकी जय जयकार कर रहे होंगे। राजामौली के यहाँ अगर चरित्र बलवान है तो सिर्फ बलवान कह देना भर सही नहीं होगा। वो इतना बलवान है कि एक जंगली हाथी को एक मुक्का मार कर उसे उसकी औकात याद दिला सकता है। ये दिखाया जाएगा। इसलिए चाहे वो स्टूडेंट नंबर 1 हो, बाहुबली हो या ऐतिहासिक शख्सियतों वाली RRR, इन सारे फिल्मों के चरित्र लोक हस्ती बन जाते हैं, जो कि एक तरीके से लोक कथा में पाई जाने वाली धारणाओं को अपनाते हैं। राजामौली ये सवाल कभी नहीं पूछते कि क्या बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। कौन जीतेगा ये सबको पता है। मायने ये रखता है कि कैसे जीतते हैं और क्या हारते हैं। राजामौली की बहुत तारीफ हो गई, अब थोड़ी बहुत खामियां भी सुन लीजिए, क्योंकि ना तो हमारी एक टांग नकली है और ना ही राजामौली मजनू भाई हैं। बाकी आप बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो खामी ये है कि सई जैसी फिल्मों में एनी गिवन संडे से पूरे संवाद उठा लिए हैं और विक्रमार्कुंडू जैसी फिल्मों में उन्होंने तेलुगु फिल्मों के कुछ हिस्सों को उठा लिया है। टॉपिक पे आते हैं। बात करें RRR की, तो ये फिल्म राजामौली की और बहुत सारी फिल्मों की तुलना में मस्त है, मज़ेदार है और बेहतरीन है, जिसमें आपको कभी भी स्क्रीन से नज़र हटाने का मन नहीं करेगा। इस फिल्म को राजामौली और KV विजयेंद्र प्रसाद ने मिलकर लिखा है, जिसकी 1 लाइन स्टोरी कहें तो ये है कि 2 भारतीय क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई के बारे में है, जो पूरी तरीके से काल्पनिक है। फिल्म देखकर ये मत सोच लीजिएगा कि अरे आज हमको हमारा इतिहास मालूम हो गया। नहीं नहीं, बहुत बार ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फिल्म किसकी है कि दूसरे उम्मीदवार वी श्रीनिवास मोहन पर। तो बॉलीवुड, कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगु सिनेमा में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर वी श्रीनिवास मोहन को 4 बार इन फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। सीधे बात शुरू करें तो VS मोहन कहते हैं कि राजामौली ने मुझसे कहा कि ये एक इमोशनल ड्रामा है जो NTR और रामचरण के द्वारा निभाए गए पात्रों पर केंद्रित है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें विजुअल इफेक्ट सिर्फ शैडो की तरह ना आए, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाएं।
एक तरीके से देखा जाए तो राजा मौली के सोचे हुए को रूप देने का काम वी.एस. मोहन ने किया। हालांकि ये दर्शकों के लिए आसान और सरल हो सकता है कि यार उस वाले सीन में ना बाघ बाघ नहीं लगा, उसके सिर्फ 4 ही पैर थे और पूंछ तो एक ही थी। लेकिन इनके लिए ये बहुत कठिन था, क्योंकि विजुअल इफेक्ट टीम, साबू क्रिल्स की प्रोडक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट और कैमरामैन के सेंथिल कुमार 7 महीने से ज़्यादा समय से प्री प्रोडक्शन में लगे थे। इसके बाद वी.एस. मोहन ने 18 वीएफएक्स स्टूडियो के साथ संपर्क करके आर फिल्म के लिए 2800 से ज़्यादा वीएफएक्स शॉट्स बनाए। हालांकि दर्शकों को पूरे शॉट्स देखने को नहीं मिले, ये बहुत दुख की बात है। वी.एस. मोहन कहते हैं कि जब वीएफएक्स पर्दे पर चल रहे सीन में दर्शकों के लिए डिस्ट्रैक्ट ना बने तो ये हमारे लिए एक जीत की तरह होती है। अब अगर बात करें वी.एस. मोहन के काम के कठिनाइयों की, तो जानवरों से जुड़े एक्शन सीक्वेंस में, जिसमें बाघ, भालू, भेड़िए, हिरन और बहुत सारे जानवर कैसे होंगे, कितने होंगे, कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, किस पीरियड के हैं, जगह कौन सी है, ये सब प्री विजुअलाइजेशन में ही देख लेना पड़ता है, जो कि जायज़ सी बात है। मुख्य रूप से वी.एस. मोहन को ही देखना पड़ा होगा। जब हम देखते हैं कि एनटीआर बाघ से लड़ रहा होता है तो ये कहीं से नहीं लगता कि ये बाघ या वो सारे जानवर असली नहीं हैं। सिर्फ बाघ को सीजीआई के द्वारा दिखाना हो तो ये दूसरी बात है, लेकिन एक अभिनेता के साथ फिल्माना, और वो भी एक खाली जगह पर, काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। जहाँ तक मुझे पता है कि जहाँ वीएफएक्स का इस्तेमाल होता है वहाँ सिर्फ ग्रीन पर्दे होते हैं और कुछ नहीं होता। एक्टर कितना मूव कर रहा है, किधर देखेगा, उसकी स्पीड, हाइट और बहुत सारी चीज़ों पर बारीकी से गौर करना पड़ता है। वी.एस. मोहन ने खुद खुलासा किया कि जहाँ एनटीआर, अरे भीम, की हजारों लोगों की भीड़ में पिटाई वाला सीन है, वहाँ हमने एक संकरी सड़क, एक तालाब और 2 खंभों का इस्तेमाल किया था बस। फिल्म में आग और पानी की अपनी भूमिका है। एक सीन है जिसमें पानी के पाइपों का इस्तेमाल हुआ है, वो साबू क्रिल्स के टीम का काम था और इन्होंने पानी की गति और दबाव पर 2 महीने काम किया। अंत में बात करें निष्कर्ष की, तो कुछ भी नया सोचना और वो भी फिल्मों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि राजा मौली ने किया। लेकिन सोचे हुए को हूबहू प्रेजेंट कर देना, उस सोचे हुए को एक साकार रूप दे देना, उससे भी बड़ी बात होती है, जो कि वी.एस. मोहन ने किया। किसी भी तरह के विचार को कैसे जीवंत किया जाता है, इस पर ध्यान देने के साथ साथ वी. श्रीनिवास मोहन ने इसे कितनी अच्छी तरह हासिल किया, ये वाकई बधाई के पात्र हैं। आप इस पर सोचिएगा। बाकी फिल्म जो है कभी भी किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, ये एक टीम वर्क है। इतने अच्छे तरीके से टीम को मैनेज करने के लिए राजा मौली जी भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई गुरु, ये वाटर और फायर का कॉन्सेप्ट क्या था? आखिर में जब वो पानी के पाइप से लड़ाई कर रहा है तो उसमें पानी का क्या रोल था? और उसको सिर्फ आग से निकाल देने भर से आग का भी रोल जस्टिफाई नहीं हुआ। लेकिन अब आपने बना दिया है तो धन्यवाद आपका। एक ज़रूरी सूचना, इतना सब कुछ राम कहानी हो गया है लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और वो बगल वाला लाल वाला भी दबाइए और भेजिए दोस्तों में, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।